स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश सुतार है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10th लेवल मैथ्स। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, डी ग्रुप हो गया, या फिर स्टेट और सेंटर की वो सभी एग्जाम जिनका सिलेबस 10+2 लेवल का है, तो जुड़िए मेरे चैनल MS स्टडी 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। पिछली क्लासों में हमने सिंपल इंटरेस्ट को समझा था, उससे आने वाले क्वेश्चनों को समझा था। ये एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बताया था, उसके बेसिक को बताया था और ब्याज होता क्या एक्चुअली में ये बताया था, और उसके कुछ खास पॉइंटों के बारे में भी बताया था। उसी तरह आज 2, 3 या 4 जितनी भी क्लास होगी उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट से आने वाले सवालों के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका बेसिक सीखेंगे और सबसे पहले ये सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक अंतर क्या है या डिफरेंस है क्या। दोनों है तो ब्याज ही, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस क्या है एक्चुअली में। जब तक आप डिफरेंस नहीं समझ पाओगे, जब तक आप इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाओगे, आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस समझेंगे, फिर कुछ इनके पॉइंट करेंगे, इनका बेसिक समझेंगे, उसके कुछ पॉइंट होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे और एग्जाम में टाइम आने वाले टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर इसे आप बोल सकते हो CI, हम इसे CI भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जब सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही बोलते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को CI यानी एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली में होता क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या है, तो ये ब्याज का ही रूप, यानी है तो ये चक्रवृद्धि ब्याज एक ब्याज का रूप ही है। दो ब्याज को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ये और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है बेसिक रूप से? तो मैंने जब आपको बताया था कि मान लो आपके कोई पास एक फिक्स धन है, मान लो आपके पास 10,000 रुपये का कोई फिक्स धन है। ठीक है, आपके पास एक मूलधन अमाउंट है, मान लो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपये का एक फिक्स। जब मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया था तो मैंने क्या बताया था कि इस अमाउंट पर जितना भी टाइम पीरियड रहता है उस टाइम पीरियड का एक फिक्स सिर्फ अमाउंट पे ब्याज लगता है। अगर मान लो 2 वर्ष का हमें ब्याज निकालना है इसका, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारी 10% है, तो इसका पहले साल का 10% का ब्याज निकलेगा 1000 हो जाएगा, और अगले साल का 10% ब्याज निकलेगा कितना हो जाएगा 2000 हो गया। या फिर इसका साथ में PRT/100 यानी PRT/100 के फॉर्मूले से आप इसका SI निकाल सकते हो। ये सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक है। लेकिन एक्चुअली में स्टूडेंट्स, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी इसी राशि का जब हम CI या कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो वो क्या होगा? वो वह होगा जब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, तो सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ ब्याज राशि का निकलता है। सिर्फ किसका निकलता है? जो हमने पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिया था सिर्फ उसका ब्याज निकलता है, उसके अलावा किसी का नहीं निकलता, चाहे वो कितना ही टाइम पीरियड हो, और हर टाइम पीरियड के लिए बराबर ब्याज होता है। यानी पहले 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1000 हो गया। फिर नेक्स्ट 1 ईयर का ब्याज कितना हो गया? 1000 हो गया। चाहे कितना ही वर्ष ले लो आप, चाहे 10 वर्ष ले लो, प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होगा और एक समान होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हमने पहले साल ब्याज निकाला, कितना आया हमारे पास? 1000 आ रहा है। पहले साल का ब्याज तो 1000 आ गया, यानी पहले साल तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक SI का ही मान आएगा। उसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट कि दूसरे साल हम ब्याज निकालेंगे तो 1000 तो आएगा ही आएगा दूसरे साल का, इस प्रिंसिपल अमाउंट पे तो ब्याज आएगा ही आएगा। लेकिन और इसके एक्स्ट्रा अलावा क्या आएगा कि जो पहले साल में हमारे ब्याज आ रहा था, यानी जो पहले साल में ब्याज आ रहा था वो अगले साल में साथ में इस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में एक खुद प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा और उसका अलग से ब्याज निकलेगा। यानी अब इसका भी ब्याज निकालना पड़ेगा आपको अगले साल, अगर आपको शर्त वार्षिक है। यानी अगर शर्त वार्षिक होती है तो हर साल में जो पहले साल का ब्याज निकलता है वो अगले साल में अपने आप का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। यानी हर आने वाले साल में ये अब जितने भी आगे साल चाहे 10 साल के लिए भी अगर ब्याज निकालना पड़ेगा तो हर 9 साल तक, प्रत्येक 9 साल में, यानी प्रत्येक साल में 9 साल तक प्रत्येक ईयर में ये अपने आप का प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा और इसका ब्याज हमेशा अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो अब इसका 10% से यानी 100 हो जाएगा ब्याज। इतना तो आप समझ सके हो। अब जब हम तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो जब हमारे पास तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1000 तो आएगा ही आएगा, यानी इस प्रिंसिपल अमाउंट का तो ब्याज आएगा ही आएगा। साथ में किसका आएगा?
मैंने क्या बोला था, अब इसका ब्याज हर वर्ष निकलेगा, यानी अब इसका ब्याज हर आने वाले ईयर में निकलेगा, इसका 100 आ जाएगा। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो हमारे सेकेंड ईयर में ये जो हमने ब्याज निकाला था, अब ये थर्ड ईयर में जाके प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। ये तो हर साल बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो सेकेंड ईयर में था ब्याज वो भी थर्ड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो इसका 1000 का तो 100 आ जाएगा, और ये जो हमारा 100 था इसका वापस ब्याज निकलेगा, तो 100 का 10% की दर से 10 ब्याज आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट ये क्रम से चलता रहा। अब जब हम फोर्थ ईयर का ब्याज निकालेंगे तो इसका राशि का तो निकलेगा ही निकलेगा, फिर इसका निकलेगा, इसका भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा। ये बेसिक फर्क होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में। समझे कुछ, कि चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज तो निकलता ही निकलता है, और साथ में जो साधारण ब्याज निकलता है वो हर साल यानी जितने टाइम पीरियड की हमारे पास शर्त हो, या वार्षिक हो या अर्धवार्षिक हो, त्रिमासिक हो, पंचमासिक हो, उस शर्त के हिसाब अनुसार उस शर्त के टाइम पीरियड के बाद में जो हमने पिछले टाइम पीरियड में जो हमारा इंटरेस्ट निकला था यानी ब्याज निकला था, जो सिंपल इंटरेस्ट निकला था, उसका उस अगले टाइम पीरियड में भी ब्याज निकालना पड़ेगा। समझे कुछ, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही बेसिक फर्क होता है कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन का ब्याज निकलता है और चक्रवृद्धि में ब्याज का ब्याज निकलता है। तभी तो इसको चक्रवृद्धि यानी एक सर्किल में घूमता रहता है ये, कि पहले ब्याज निकला और नेक्स्ट ईयर इस ब्याज का ब्याज निकलेगा, वापस इसका भी निकलेगा, फिर ऐसे बढ़ता रहेगा। यानी जब हम 10-15 साल तक अगर फिक्स रेट है, मान लो 10% की रेट से चल रहे, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा ब्याज हो जाएगा, यानी ब्याज से ब्याज जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू तो बहुत होगी, ये मूलधन से भी बड़ा होने लग जाएगा। लेकिन सिंपल ब्याज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक फर्क होता है सर। अब हम इसका बेसिक समझेंगे कि इसका बेसिक फॉर्म क्या होता है, इसे निकालते कैसे है और इसके टाइप से क्या है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझा दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में फर्क क्या होता है। तो मैंने आपको जब साधारण ब्याज पढ़ाया था उसमें एक बेसिक फॉर्म बताई थी कि PRT/100। ऐसा ही हम कैसे निकालते हैं, ऐसा ही हम निकालते हैं PRT/100 के फॉर्मूले से। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है स्टूडेंट, कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो इसका सीधा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, कोई फॉर्म नहीं होती कि इस फॉर्म से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे, कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इंटरेस्ट, मतलब मूलधन चाहिए होगा। लेकिन इसका सीधा चक्रवृद्धि ब्याज किसी फॉर्म से नहीं निकलता। पहले क्या निकलेगा, हमारे पास आएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन आएगा। ब्याज डायरेक्ट चक्रवृद्धि आता नहीं है, सीधा आता गया चक्रवृद्धि मिश्र धन आता है। क्या आता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये क्या हो जाएगा, तो स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा कि चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है, इस SI की सिंपल फॉर्म की तरह है। चक्रवृद्धि फॉर्म क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट तो हो ही जाएगा इंटू 1+R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर T यानी जितना टाइम होगा। ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन निकलता है। यानी जब हम CI निकालेंगे तो हम डायरेक्ट CI नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना पड़ेगा। और जब ये चक्रवृद्धि मिश्र धन निकलेगा, अगर हम उसमें से जब प्रिंसिपल अमाउंट को घटा देंगे, तो हमारा CI बच जाएगा। तो CI सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा ये चक्रवर्ती मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी जो हमने शुरुआत में जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, अगर उसको इस चक्रवर्ती मिश्र धन से घटा देंगे तो हमारा CI बच जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। तो बेसिक स्टूडेंट्स, आपको इतना समझना है कि हम सिंपल इंटरेस्ट के इस फॉर्म से तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक CI का कोई बेसिक फॉर्म होता नहीं है। हाँ, CI डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्म नहीं है। वो तो क्वेश्चन बनाने का तरीका है, वो ट्रिक बनाई हुई है क्वेश्चनों को करने की, लेकिन बेसिक फॉर्म यही है कि हम सीधा डायरेक्ट CI नहीं निकाल सकते, हमें चक्रवर्ती मिश्र धन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही घटा पाएंगे। ठीक है, तो जब मैंने आपको ऐसा ही पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि ये आया कहाँ से, कैसे आया, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये बना कैसे, तब आप कंफ्यूज रहोगे। तो ये आपका समझना जरूरी है कि ये बना कैसे, ये आया कहाँ से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज निकलता है। हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जब हम मान लो हम T = 2 टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए मान लो हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं,
इतना समझ में आ गया। तो 2 ईयर के लिए ब्याज निकालते तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने क्या बोला था कि ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा ही तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन साथ में और क्या निकलेगा, जो मान लो पहले साल का ऐसा ही निकाल रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर में साथ में प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा और उसका ब्याज निकलेगा। तो अगर ऐसा ही निकलेगा तो सीआई क्या हो जाएगा 2 ईयर का, यही क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, ऐसा ही तो निकलेगा ही निकलेगा। तो वहाँ पे टाइम 2 है तो 2 PR/100, अगर P प्रिंसिपल अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, तो आप ऐसा ही तो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया कि इतना ऐसा ही तो निकलेगा ही निकलेगा। फिर क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारा पहले साल का ऐसा ही कितना आ रहा था, PR/100 आ रहा था, अब ये दूसरे साल में जाकर ये भी अपने आप का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा और इसका नेक्स्ट ईयर में अलग से ब्याज निकालना पड़ेगा। इसका ब्याज वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R/100 के हिसाब से एक साल का ब्याज ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि ऐसा ही तो सीआई में निकलेगा ही निकलेगा। साथ में क्या निकलेगा, अगर 2 ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो पहले ईयर का जो ऐसा ही निकला था वो नेक्स्ट ईयर में अपने आप का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा और उसका और ब्याज अलग से निकालना पड़ेगा। तो ये 2 ईयर का है तो 1 ईयर का PR/100 हो जाएगा और ये अपने आप में प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है, इसका ब्याज हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सीआई, ये हो जाएगा 2PR/100 प्लस P कॉमन आ रहा है और R/100 की पावर 2 आ जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब अगर ये सीआई है तो चक्रवर्ती मिश्रधन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, मिश्रधन कुछ भी हो, चाहे साधारण मिश्रधन हो या चक्रवर्ती, अगर उसमें जो ब्याज होता है उसके साथ मूलधन को अगर शामिल कर लेते हैं तो वो मिश्रधन बन जाता है। तो चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होगा स्टूडेंट्स, चक्रवर्ती मिश्रधन होगा जब इसमें सीआई के साथ हम मूलधन को शामिल कर लेंगे, यानी P प्लस ये 2PR हो गया अपॉन 100 आ रहा है, प्लस PR/100 का होल स्क्वायर आ रहा है। इतना समझ में आ गया कि जब हम सीआई के साथ प्रिंसिपल अमाउंट को शामिल कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, चक्रवर्ती मिश्रधन बन जाएगा। इन सभी में P कॉमन आ रहा है, आप ले सकते हो, बाहर काट सकते हो, P को बाहर ले लिया, यहाँ से कितना आया 1 आया, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है 2PR है, सॉरी 2R आ रहा है अपॉन 100 आ रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे R/100 का स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्म आ गई, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आपने A+B का होल स्क्वायर पढ़ा होगा कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB होता है। इतना तो आप जानते होंगे कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB होता है। ठीक है, तो जब ये हमारे पास यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, अगर हम A की वैल्यू 1 ले ले और B की वैल्यू क्या ले ले, R/100 ले ले। यहाँ पे अगर A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू अगर R/100 ले ले तो यहाँ पे क्या होगा, A² यानी 1 का स्क्वायर प्लस B² R/100 का स्क्वायर प्लस 2AB यानी डबल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आ गया ना, ये जो हमने बेसिक फॉर्म बनाई थी ये आ गई ना, ऊपर स्क्वायर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों हमने टाइम 2 ईयर लिया था। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि ये फॉर्म आई कहाँ से। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट में हम PR/100 से एक बेसिक फॉर्म से निकाल सकते थे, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होगा, हम सीधा हमारा चक्रवर्ती ब्याज नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा, चक्रवर्ती मिश्रधन निकलेगा, उससे अगर हम मूलधन को हटा लेंगे तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, एक कैसे आया समझ में आ गया। और ये चीज़ आपको याद तो पता ही होगी कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB होता है। तो यहाँ से हमने क्या कि अगर A को एक वैल्यू 1 ले ले और B की वैल्यू R/100 ले ले तो ये A+B का होल स्क्वायर बनता है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला ये है। ओके, आगे बढ़े, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनका बेसिक तरीका मैं आपको बताऊंगा क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 रुपये की राशि का 10% की दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 100 रुपये की हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100 है। ठीक है, 100 रुपये की राशि का 10% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, 10% है।
और टाइम कितना है हमारा 2 ईयर है, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो CI निकालना है हमें। तो बेसिक पहला मेथड तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि पहला मेथड क्या हो जाएगा कि हम इस फॉर्म से चक्रवर्ती ब्याज निकाल के उसमें से मूलधन को घटा दें, सॉरी चक्रवर्ती मिश्र धन निकाल के उसमें से मूलधन को घटा दें। तो चक्रवर्ती मिश्र धन कितना आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 है, इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10/100 और टाइम कितना है 2 ईयर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा 100 बाहर रहेगा ही रहेगा। जब इसको 1 0 से 0 कट रहा है, बच्चे कितना 1/10, तो 10 लघुत्तम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ऊपर जाएगा और 1 + 11/10 हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 100 इंटू ऊपर 11 का स्क्वायर 121/100 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 121, ठीक है। अगर हमारा चक्रवर्ती मिश्र धन 121 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इसमें से 100 प्रिंसिपल अमाउंट को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा CI बचेगा। तो CI कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ गया 121 - 100, यानी CI आ गया हमारा 21 आ गया। इतना समझे आप। ये समझे कि कैसे हुआ कि हमने चक्रवर्ती मिश्र धन निकाला कैसे कि 100 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया प्लस 1/R/100 की वैल्यू रख दी। R की वैल्यू हमारे पास 10 है तो 1 0 से 0 कट गया। यहाँ पे वो 1/10 आ रहा है, मतलब LCM लेंगे तो LCM 10 आएगा तो ये 10 से गुणा होगा और 10 + 1 11 बन जाएगा। 11 का स्क्वायर खोलेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 ऊपर आ जाएगा और 100 का 10 का स्क्वायर नीचे 100 आ जाएगा। 00 00 कट जाएंगे 121 बचेगा। अब अगर हमारा चक्रवर्ती मिश्र धन 121 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा CI बचेगा। तो हमारा 21 आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। सेकंड मेथड क्या कहता है कि मान लो हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है हमें 100 दिया गया है। कितना है 100। प्रिंसिपल अमाउंट अगर 100 है तो क्या हम इसका SI निकाल सकते हैं। तो SI में हमने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको ऐसा मिले आप रेट को कितने में चेंज कर लो। रेट हमारे पास कितनी है 10% है, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, कितनी हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। अगर 1/10 रेट हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट 100 है तो ब्याज कितना लगेगा 1/10 से गुणा कर दो। कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अगर पहले साल का SI 10 आ रहा है और दूसरे साल का भी SI 10 ही आएगा। इतना आप समझ गए। फिर मैंने क्या बोला था कि SI और CI में फर्क क्या होता है कि जब हम CI निकालते हैं तो SI तो निकलता है और साथ में क्या निकलता है, अगर 2 साल के लिए निकाले तो जो पहले साल का SI निकला था उसका भी वापस SI निकलेगा, यानी 1/10 ये हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है यानी 2 साल का ये SI और ये 1 साल के SI का वापस SI, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास CI आएगा। तो यहाँ से CI कितना आ रहा है हमारे पास, CI आ रहा है ये 10 और 10 20 और 21। तो आप इस मेथड से डायरेक्ट CI निकाल सकते हो। समझ में। इस मेथड की कोई फॉर्म थोड़ी बनती है, कोई फॉर्म बनती नहीं है, ये तो निकालने का तरीका है। इससे आप डायरेक्ट CI निकाल सकते हो। ओके, आगे बढ़े। थर्ड मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन का। थर्ड मेथड हम कैसे करेंगे कि हमें क्या दिया गया है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है 10% दी गई है। कितनी दी गई है 10% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसको फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं 1/10 लिखते हैं। तो मैंने जब परसेंटेज को बताया था तो इसका क्या मतलब हुआ था, जब कोई यानी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है यानी 1/10 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट अगर 10 होगा तो 1 साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा 1 मिलेगा हमें, यानी ऐसा ही हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। क्या यही मतलब हुआ ना कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट 10 होगा तो ऐसा ही हमें 1 मिलेगा अगर ब्याज की शर्त वार्षिक है तो शर्त जितनी भी हो, अगर प्रिंसिपल अमाउंट अगर 10 है ब्याज हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो हमारा मान लो प्रिंसिपल अमाउंट और चक्रवर्ती मिश्र धन का रेशियो कितना आ जाएगा। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 10 है इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्याज हमें कितना मिल रहा है 1। इसका क्या मतलब हुआ मिश्र धन कितना होगा 10 + 1 11 हो जाएगा। इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि जब भी आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहे हो तो ये राशि कुछ भी हो जाएगी। मान लो आपके पास नेक्स्ट ईयर में ये राशि मिलाकर जो भी हो रही है
ब्याज तो इस दर से ही निकलेगा, यानी रेशियो तो वही निकलेगा वापस 10/11 होगा। यानी राशि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में जब 2 साल का निकाल रहे होते हैं, नेक्स्ट ईयर में जो पिछले साल का ऐसा ही निकला था उसको वापस ब्याज निकालते हैं, लेकिन वो सभी मिलकर एक राशि बनती है। जब इसी रेट से उसका निकाल रहे हैं तो वो 10 से 11 ही होगा ना। परसेंटेज रेशियो में वैल्यू तो यही होगी 10 से 11, यानी नेक्स्ट ईयर भी क्या हो जाएगी वैल्यू 10 से 11 होगी। अब अगर 10 से 11 हो रही है तो 2 ईयर का निकाल रहे हैं तो दोनों को गुणा कर दो, यहाँ से 100 बन रहा है, यहाँ से रेशियो 121 बन रहा है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट और चक्रवृद्धि मिश्र धन का रेशियो आ जाएगा 2 साल का। अगर ये हम इसको रिलेट करेंगे, क्योंकि रेशियो हमेशा रिलेशन बताता है, फिक्स वैल्यू नहीं बताता। अगर रिलेट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी 100 ही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 है और हमारे पास रेशियो में 100 आ रहा है तो चक्रवृद्धि मिश्र धन भी 100 होगा। अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन 100 होगा तो यहाँ से सीआई कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ये आपका थर्ड मेथड है क्वेश्चन को करने। ओके, आगे बढ़े। फिर आपको एक नेक्स्ट फोर्थ मेथड में क्या बताता हूँ कि आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% है, यानी 1/10। अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट अगर 100 होता मान लो, तो उसका 10% कितना करते हम 11/10 कर देते, यही तो होता कि 11/10 कर देते। फिर अगर वापिस 1 साल का निकालना है तो वापिस 11/10 कर देते, यही करते ना। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट तो एक्चुअली में है ही 100 है, तो ये 2 0 2 0 कट जाएगी, यहाँ से चक्रवृद्धि मिश्र धन 121 आ जाएगा और सीआई कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बहुत से मेथड से इस क्वेश्चन को या आने वाले क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और 1-2 मेथड और है, लेकिन वो आगे में जब भी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे वो अपने आप आ जाएंगे और वहीं पे उनको बताएंगे। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन करना पड़े आप वो मेथड सबसे बेस्ट रहता है कि पी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 100 है, ब्याज 1 साल का 10 आ रहा है 10% से, वापिस 10 आ रहा है 10% से। ऐसे आप इस फॉर्म से आप प्रैक्टिस करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 8,000 की राशि का 12.5% की दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 8,000 दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 8,000 दे रखा है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारे पास 12.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने क्या बताया था कि 12.5% मतलब 1/8, फ्रैक्शन में कितनी हो जाएगी 100 से भाग देंगे 1/8 हो जाएगी। ठीक है, और निकालना क्या है हमें, इसका 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो मैंने क्या बताया था आप समझो, 2 वर्ष का निकालना, फ्रैक्शन 1/8 है तो 1/8 गुणा हो जाएगी, कितना बन रहा है 1000 बन रहा है। यहाँ से वापस दूसरे वर्ष भी ऐसा ही 1000 आएगा, यानी सीआई में क्या होता है पहले तो 2 वर्ष का ऐसा ही निकलेगा, दोनों का 1000 आ जाएगा। फिर क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, जब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो ये अपने आप का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा और उसका वापस 1/8 करना पड़ेगा, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 1000/8 आ जाएगा। तो 1000 में जब 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 125 आएगा, इसे यहाँ से कितना है 125। तो सीआई कितना हो जाएगा कुल टोटल 1000 और 1000 2000 हो जाएंगे, और 2000 और 125 यानी 2125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2125 हो जाएगा। समझ में आया कि 2 नंबर क्वेश्चन में हमें 8000 प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 है, इसका जब मतलब 12.5 यानी फ्रैक्शन में 1/8, तो पहले साल का ब्याज ऐसा ही 1000 आ रहा है, ऐसा ही ये 2 ईयर का ऐसा ही आता है। सीआई में फर्क क्या होता है कि एसआई का जो वापिस एसआई निकलता है वही एक्स्ट्रा होता है। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 2 ईयर के एसआई सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, तो आपको एक चीज़ पहले ही सोच लेनी है कि एसआई तो इसमें भी आ रहा है, इतना तो एसआई हम क्वेश्चन में उसमें भी आएगा, फर्क कहाँ पे आ रहा है कि 2 वर्ष का निकाल रहे हैं तो पहले साल का वापस एसआई का एसआई आ रहा है, अगर 3 ईयर का निकालते तो इसका भी एसआई का एसआई ऐसे चलता रहता, फर्क वो होगा सिर्फ। ठीक है, फिर अगर हम इस क्वेश्चन को सेकंड टाइप से करें, दूसरा मेथड क्या हो जाएगा इसका कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मिल रही है 8%, 1/8 12% मिल रही है, यानी 12.5 से 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/8 हो रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि जब अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट अगर पी
अगर 8 होगा तो वहाँ पे हमें ब्याज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्याज 1 मिलेगा। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 8 होता, ब्याज हमें कितना मिलता, ब्याज हमें मिलता 1। तो ब्याज मिलाकर कुल राशि कितनी बन जाती है, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितने बन जाते, 9 बन जाते। इतना आप समझ गए। ये 2 साल के लिए फॉर्म हो रहा है, तो उसी वापस पिछले क्वेश्चन की तरह है, वापस 8 से 9 होगा। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये कितने हो, 81 हो रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा ब्याज कितना मिल रहा है, 17 मिल रहा है, और राशि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रेशियो से 64 हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में है कितना, 8000 है। तो इसे 8000 बनाने के लिए हम कितने से गुणा कर सकते हैं। अगर हम इस 64 को कितने से गुणा करें कि ये 8000 बन जाए, तो ये अगर 1000/8, अगर हम इसको 1000/8 से गुणा कर दें तो ये 8000 बन जाता है, क्योंकि 8 से 8 कट 64 से कटेंगे, 8 बचेगा और गुणा 1000, 8000 हो जाएगा। तो अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट को हमने 8000 बनाने के लिए इतना गुणा किया, तो वही सेम इस पे भी लागू होगा, ब्याज पे 1000/8 से गुणा करो। 17 को 1000/8 से गुणा किया, क्या मतलब हुआ इसका, ये 125 बार कट रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 125 × 17 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब इसको काटेंगे तो ये बन जाएगी 17×5 का 5 आ रहा है, कैरी 8 आएगी, 34, 8 कितना हो रहा है, 42, ये 2 आ रहा है, कैरी 4 आ रहा है, 17 और 4 21 आ रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा 21-25। यहाँ पे क्या आ रहा, 21-25। तो ऐसे आप क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हो, और भी टाइप से कर सकते हो, आप बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 9800 का 28 से 4/7% की दर से 2 वर्ष के CI और SI का अंतर क्या होगा। तो पहले मैं अभी बता रहा था कि कई बार CI और SI का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, अब वो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ये 9800 है। कितना है, 9800 है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 28 से 4/7%। रेट कितनी है, 28 से 4/7। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो मैंने जब आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि 14 से 2/7 यानी कितना होता है, 1/7 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 14 का डबल 28 और 2 का डबल 4, यानी 2 गुना हो रहे हैं। जब ये 2 गुना हो रही है तो ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी 2/7। ये चीज़ आपको ऐसी याद रखनी पड़ेगी, आपको बनानी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप एग्जाम में कब तक बना के रहोगे। ये बनाने का तरीका है कि 100 से भाग दे दो, या तो आप 100 से भाग दे के देख लो, नहीं आप खुद याद रखोगे 28 से ही समझने लग जाओगे ना कि 14 से 2/7 कितना होता है, 1/7 होता है। तो 28 से 4/7 कितना हो जाएगा, 2/7। ठीक है, तो हमारे पास हमें निकालना क्या है, 2 साल का पहले हम ब्याज निकाले थे, फिर अंतर निकालेंगे। तो पहले साल का SI कितना हो जाएगा, SI निकलेगा पहले साल का कितना होगा, 2/7 से काटेंगे तो 7 से काट रहे हैं तो 1400 बन रहे हैं, 1400 का डबल 2800, यानी पहले साल का SI कितना आएगा, 2800। तो दूसरे साल का भी SI कितना आएगा, 2800 आ रहा है ना, आप समझ गए। अगर हम SI तो हमने निकाल लिया, अगर हमें CI निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले साल का अगर ब्याज की शर्त 2 वर्ष है, कंडीशन 2 वर्ष है और वार्षिक है, तो जो पहले साल का ब्याज निकला था उसको वापस ब्याज निकालना पड़ेगा, यानी इसका भी 2/7 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो कितनी बार, 400 बार जाएगा, और डबल यानी 800 हो जाएगा। इतना आप समझ गए। तो हमारे पास CI कितना आ गया, ये और ये। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 वर्ष के CI और SI का अंतर बताओ। तो आप तो फर्स्ट तो इसको कैसे कर सकते हो कि आप पहले 2 वर्ष का SI निकालो। तो SI मैंने क्या बोला था, ये हो जाएगा। तो 2 ईयर का SI कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 दूनी 56, यानी 5600 हो जाएगा। और 2 ईयर का CI कितना हो जाएगा कुल, CI ये तो होगा ही होगा, और 800 और जोड़ देंगे इसमें 6400 हो जाएगा। अब आप 2 ईयर के CI माइनस SI क्या करेंगे, 6400 माइनस 5600 कितना हो जाएगा, ये 800 हो रहा है। ये आ क्या रहा है, यही तो आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको, अगर एक चीज़ आप समझ रहे हो कि हम जब CI निकालते तो SI तो निकलेगा ही निकलेगा,
लेकिन अगर 2 साल का निकाल रहे हैं तो सीआई में एक्स्ट्रा क्या मिलता है हमें, ऐसा ही तो आता ही आता है। एक्स्ट्रा मिलता क्या है, एक्स्ट्रा वही तो मिलता है कि जो पहले साल का ऐसा ही आ रहा है, जो पहले साल का ऐसा ही आ रहा है उसका वापस ब्याज यही तो एक्स्ट्रा मिल रहा है इसमें। ये दोनों तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि यही तो मिल रहा है जो पहले साल का ब्याज आ रहा है उसका ब्याज। तो अगर आपको कहीं पे भी अगर डिफरेंस पूछे कि 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ, 3 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ, तो आप सिर्फ उतना कैलकुलेट करो, उतना ध्यान रखो जितना आपने एसआई के अलावा एक्स्ट्रा रखा है। पूरा जोड़ के ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये दोनों में आएंगे आएंगे, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा हमें, इतना मिलेगा, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। समझे कुछ? अगर ये वहीं पे मान लो अगर हमें 3 वर्ष के लिए पूछा जाता, 3 वर्ष के लिए ये भी 2800 हो जाता, तीसरे वर्ष का ये 2800 हो जाता, तो पहले साल का तो एक्स्ट्रा कितना आता, यहाँ पे 800 आता ही आता, इसका भी आता 800, इसका फिर तीसरे ईयर में कितना आता, 800 एक्स्ट्रा यहाँ पे आता, ये 3 एक्स्ट्रा हो जाते। फिर जो ये 800 आ रहा है उसका नेक्स्ट ईयर में कितना आता, तीसरे वर्ष में ये वापस प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता, तो ये 800 1600/2 हो जाता, 7 हो जाता सॉरी। अब हमारे पास ये एक्स्ट्रा आता है, ये सीआई और एसआई का डिफरेंस होता। आपको ये चीज़ समझनी है कि जब भी आपको 2 वर्ष या 3 वर्ष का पूछे कि सीआई और एसआई डिफरेंस बताओ, तो आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ जाना है कि सीआई तो एसआई तो सब सीआई में आता ही आता है, हमें बहुत बस उतना देखना है कि सीआई में एक्स्ट्रा क्या आता है एसआई से। तो आपको 2 वर्ष में पता है कि पहले साल का ब्याज वापिस ब्याज का ब्याज निकलेगा, वहीं एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन में, आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 5000 की राशि का 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा यदि पहले वर्ष दर 10% और दूसरे वर्ष दर 6% है। अब हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है जहाँ पे दर अलग अलग है, यानी 2 अलग दर है और राशि एक है और ब्याज 2 ईयर के सीआई और एसआई का भी अंतर पूछा गया। तो क्वेश्चन तो वही है, मतलब कितना नंबर का क्वेश्चन हो गया है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास, 5000 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। फिर हमें निकालना क्या है, 2 ईयर के सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है। यदि पहले दर फर्स्ट ईयर रेट कितनी है, फर्स्ट ईयर रेट कितनी है 10% है, ठीक है, और सेकेंड ईयर रेट कितनी है 6% है। इतना तो आपको कोई समझ में आ गया होगा। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का ब्याज निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर अगर रेट 10% है तो पहले साल ब्याज 10% निकलेगा, क्या मतलब 1/10 करना पड़ेगा। ठीक है, जब 1/10 करेंगे तो 5000 का कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इतना आपको आ गया होगा कि 5000 का 1/10 कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, फिर हमें निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको डिफरेंस निकालना पड़ रहा है, डिफरेंस निकालना पड़ रहा है तो आपको क्या करना है कि ऐसा ही तो दोनों में निकलेगा ही निकलेगा, उसको इतना निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, 2 साल का पूछा है तो पहले साल का जो ब्याज निकल रहा है उसका वापस ब्याज निकालो। अगर हम इसका ब्याज निकाल देंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, आपको क्या मिल रहा है कि सेकेंड ईयर में रेट 6% है, 6% मतलब 3/50 फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंड ईयर में रेट 6% है, इसका क्या मतलब आप कुछ समझे, क्या समझे कि आप एक चीज़ देख रहे हो कि जब सीआई निकालते हो, जो पहले साल का ब्याज निकलता है वो नेक्स्ट ईयर में ब्याज बनता है, प्रिंसिपल अमाउंट बनता है और उसका भी ब्याज निकलता है। लेकिन जो आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि जब भी ये नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा और उसका वापस इंटरेस्ट निकलेगा, तो उसका इंटरेस्ट निकलेगा किस दर से, जो नेक्स्ट ईयर में दर होगी। अगर यहाँ पे 2 कंडीशन ये है कि फर्स्ट ईयर की दर ये है, सेकेंड ईयर की है, इसका अब जो ब्याज निकलेगा ना वो इस दर से निकलेगा, ना कि इस दर से, क्योंकि इसका ब्याज निकल कौन से वर्ष में रहा है, सेकेंड ईयर में। इतना तो आप समझे कि ये ब्याज निकल सेकेंड ईयर में रहा है, सेकेंड ईयर में निकल रहा है तो सेकेंड ईयर की रेट से निकलेगा ना। तो अब आपको इसका ब्याज कितनी दर से निकालना है, 6% यानी 3/50 से। तो ये कितने हो जाएंगे, 3/50 मतलब 50 से 50 कटेगा, ऊपर 10 बचेगा और इंटू 3 यानी 30 आ जाएगा।
तो आपको इतना समझ जाना है कि जब ये फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट मिल रहा है तो सेकेंड ईयर में खुद प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा, तो ब्याज भी इसका सेकेंड ईयर की दर से निकलेगा। अगर दोनों वर्ष में दर समान है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और दर अगर अलग अलग है तो हमें ब्याज जो अलग दर है, जो सेकेंड ईयर की दर है, उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। वहीं अगर आपको 3 वर्ष का पूछा जाता और मान लो अगर तीसरे वर्ष में दर कोई अलग होती, जब इसका वापस तीसरे वर्ष भी ब्याज निकल रहा है ना, वो तीसरे वर्ष की दर से निकलता, ना कि सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर की दर से। तो आपको इतना चीज समझ में आना चाहिए और ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6400 रुपये का 12.5% की दर से 1.5 वर्ष का सीआई क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 6400, ठीक है, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारे पास 12.5%, फ्लेक्स कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अभी 6400 का 1.5 वर्ष का ब्याज निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका 2 वर्ष का निकालेंगे 1/8। तो 1.5 वर्ष का डायरेक्ट ब्याज कभी नहीं निकलेगा, या तो 2 वर्ष का निकालो फिर घटाना पड़ेगा, और क्या इलाज है। तो हम 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे 1/12.8% से 800 आ जाएगा, और ये भी 800 आ जाएगा। 2 वर्ष में सीआई निकाल लिए तो ये जो पहले वर्ष का है उसका वापस ऐसा ही निकलेगा, इसका 1/8 कितना हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हमारे पास 2 ईयर का सीआई आ गया है। कितना आ गया है 800, 800, 1600 और 1700, लेकिन हमें तो कितना निकालना है 1.5 वर्ष का निकालना है। अब क्या करें, तो स्टूडेंट्स आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि 1.5 वर्ष या 2.5 वर्ष हो गया, 3.5 वर्ष हो गया, ऐसा मिले तो आपको क्या करना है, अगर 1.5 वर्ष का पूछे तो कंप्लीट 2 ईयर का निकालो, 2.5 वर्ष का पूछे तो कंप्लीट 3 ईयर का निकालो। फिर क्या आपको क्या 1.5 वर्ष का पूछ ले, मतलब पहले वर्ष का तो ब्याज शामिल होगा ही होगा, पहले वर्ष का ब्याज तो शामिल होगा ही होगा 1.5 वर्ष का अगर पूछ रहे हैं। फिर हमें आधे वर्ष का निकालना है, मतलब हमने निकाला पूरे कंप्लीट सेकेंड ईयर का, लेकिन निकालना कम है कितने का है, आधे का। अगर कंप्लीट का कितना आ रहा है हमारे पास 800 और 100 900 आ रहा है, तो आधे का कितना हो जाएगा, यानी 450 हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और आपको इसका आधा करना है, तो आप आधे का निकाल रहे हो तो इसका आधा कर दो, पहले कंप्लीट का निकालो फिर उसका आधा करके जोड़ दो। तो यहाँ से आधे वर्ष का कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 1250 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया कि जब भी आपको कंप्लीट ईयर का ब्याज ना निकाल कर 1.5 2.5 ऐसे निकालना हो, तो पहले आप क्या करो कंप्लीट ईयर में ब्याज निकालो, फिर आपको जो मिल रहा है जो शर्त है उनके अनुसार आधा या जितना भी करना पड़े आप कर सकते। ओके, आगे बढ़े, समझ में आ गया इतना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2160 का 16 से 2/3% की दर से 2 वर्ष 5 माह का सीआई क्या होगा। हमारे पास वैल्यू कितनी है 2160, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2160 है हमारे पास, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितनी दे रखी है 16 से 2/3%, आर की वैल्यू कितनी है 16 से 2/3%, इसका फ्रैक्शन रूप कितना होगा 16 से 2/3, 96, यानी ये हो जाएगा 1/6। फ्रैक्शन तो बनाना आपको आ गया होगा कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितने होंगे 1/6 होंगे, ठीक है। हमें निकालना कितना है 2 वर्ष और 5 माह का, 2 वर्ष का निकालेंगे 5 माह का कैसे निकालेंगे, वही सेम कंडीशन है कि जब भी ऐसे आधे अधूरे पूछे तो आपको क्या करना है पहले कंप्लीट वैल्यू का निकालना है, ठीक है। 2 वर्ष 5 माह का क्या मतलब वो हमें पहले 3 वर्ष का निकालना पड़ेगा, 1/6 करना पड़ेगा हर वर्ष, कितना हो जाएगा ये 216 6 का क्यूब है, मतलब कितना बचेगा 36, यानी 360 यहाँ से आ जाएगा, 360 यहाँ से और 360 यहाँ से, ये हमारे पास 3 वर्ष का ऐसा ही आ गया, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है कि अब जब आप 3 वर्ष का सीआई निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट ईयर का जो ऐसा ही निकलेगा, सीआई में क्या होता है जो फर्स्ट ईयर का ऐसा ही निकलेगा वो भी नेक्स्ट ईयर में अपने आप का प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा और उसका ब्याज अलग से। इसका वापस सेकेंड ईयर में ब्याज कितना होगा 1/6 करेंगे 60 आएंगे, और थर्ड ईयर में इसका ब्याज कितना होगा 60 होगा, इतना समझ में आया, इसका इतना ही निकलेगा, ठीक है। अब जो सेकेंड ईयर में जो हमारे पास ब्याज निकल रहा है ये थर्ड ईयर में जाके वापस प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, ये दोनों थर्ड ईयर में वापस प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा तो इनका ब्याज अलग से निकलेगा। तो 360 का थर्ड ईयर में ब्याज कितना लगेगा 1/6 करेंगे तो इसका 60 आ जाएगा, और इस 60 का थर्ड ईयर में ब्याज कितना लगेगा 1/6 करेंगे तो 10 आ जाएगा,
ये हमारे पास कंप्लीट 3 ईयर का CI है। कितना है? कंप्लीट 3 ईयर का CI है। तो हमें निकालना कितना है? 2 ईयर 5 मंथ का निकालना है। तो 2 ईयर का तो हो ही जाएगा। CI कितना होगा 2 ईयर का? 360 और 360 720 हो गए, और 60 हो गए 780 हो गए। मतलब 2 ईयर का CI तो ये आ गया। अब हमें कितने निकालना है? हमें निकालना है सिर्फ 5 महीने का, लेकिन है हमारे पास कितना? कंप्लीट 12 मंथ का। अगर ये पूरे तीसरे वर्ष का कंप्लीट है, इसका क्या मतलब? ये 12 महीने का है। अगर ये 12 महीने का है, लेकिन हमें कितने का निकालना है? सिर्फ 5 महीने का निकालना है। तो अगर ये कितनी होगी इसकी वैल्यू? 360 और 60 कितने होगी? 100 420 और 60 480 और 10 490। कितना आ रहा है? 490। अगर ये 490 कंप्लीट 12 महीने का है, लेकिन हमें कितने का निकालना है? सिर्फ 5 मंथ का। 5 से गुणा कर दो। जब इसमें 12 का भाग देंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा, और 5 गुणा कर दो। तो CI कितना हो गया? 780 यहाँ से आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसमें पहले भाग दे देते हैं, या फिर काट लेते हो आप। इसको 2 से काटेंगे 6 बार जा रहा है, ये आ रहे 245। 245 को 5 से गुणा करेंगे, 5 से 1000 आ गया, 1200 आ गया, 1225 आ गया। 1225 बटे 6 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 780 प्लस 2 बार जा रहा है, ये 0 आ गया, 6 चौक 24.1 10 आ रहा है, तो 1 बार जाएगा, और 16 आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 780 और 204 कितना हो रहा है? ये 984.16 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ओके, जब भी आपको 5 महीने 2 वर्ष 5 महीने पूछ रहा है, तो आप क्या करो? पहले कंप्लीट 3 ईयर का निकाल लो, 2 वर्ष का एज इट इज ले लो, और 3rd ईयर का अगर वो कंप्लीट वर्ष का मतलब 12 महीने का तो 1 महीने का हो गया, फिर 5 महीने का हो गया। कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आपको जब भी आप कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे हो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ का ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको ऐसे फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। जब आप ये चीज़ सीखने लग जाओगे, आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाओगे। अगर आप ऐसे बार बार परसेंटेज काटने बैठ जाओगे ना, तो कभी नहीं काट पाओगे, और फ्रैक्शन रूप होगा तो आप सीधे डायरेक्ट काट दोगे। ओके, आगे बढ़े। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, और आगे कुछ टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा, और भी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो जुड़े रहे चैनल के साथ।